तो आज का जो टॉपिक है अम, नक्श पंचांग। मुझे लगता है कि आप सभी को इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा। बट फिर भी मैं थोड़ा सा, चूंकि आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने आए हैं, तो थोड़ा सा पंचांग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम दिन की बात करें तो साल हो, महीने हो, दिन हो, हफ्ता हो, दिन हो, रात हो, समय हो, पल हो, घड़ी हो, किसी भी समय कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य, नवीन कार्य करने के लिए हमें एक अच्छे समय की जरूरत होती है। या हम कहें कि एक मुहूर्त, एक शुभ मुहूर्त की हमें जरूरत होती है। वो हम कहाँ से देखते हैं? वो हम देखते ही पंचांग से है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पंचांग का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। हर कार्य, क्योंकि अगर हमारा कोई कार्य बिगड़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि शायद ये समय ही कुछ खराब था, हम्म, या ये समय कुछ अच्छा नहीं था, हमारे लिए फेवरेबल नहीं था। हम्म, इसीलिए पंचांग का हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर कोई भी समय अच्छा है, बुरा है, उसके अकॉर्डिंग अगर बुरा समय है तो हम वो काम उस समय ना करें, और अगर समय अच्छा है तो हमें वो कार्य उस समय स्टार्ट करना चाहिए। तो ये तो हुई पंचांग की सूक्ष्म एक लाइन, सिंगल लाइन डेफिनेशन। लेकिन पंचांग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने ये लाया, इसके बारे में भी थोड़ा हमें जानना चाहिए। अगर हम बात करें तो हमें हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ग्रह, तारे, नक्षत्र, सारी चीजें ढूंढ दी थी हमारे लिए। हमारे जो भी ऋषि मुनि, जो भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें लिख दी और बता दी। लेकिन ये जो हमारा पंचांग है, इसको हम बोलते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत क्या है? विक्रम जो है वो हमारे बहुत ही एक शूरवीर प्रतापी राजा थे। राजा विक्रमादित्य ही, उनके नाम पे ही हमारा पंचांग बनाया गया है, या उसकी उत्पत्ति हुई है, और उन्होंने ही हमें इस चीज की काल गणना जो बोलते हैं, वो उन्होंने ही हमारे लिए बहुत इजी वे में ला दी है। अगर आप देखें तो विक्रमादित्य जो है वो सिर्फ पराक्रमी या शूरवीर राजा ही नहीं थे, वो बहुत न्यायप्रिय भी थे, और साथ ही साथ वो ज्योतिष के भी बहुत जानकार थे। उन्होंने ये जो राजा विक्रमादित्य थे, वो उज्जैन के राजा थे। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो उज्जैन नगरी में राजा राजा विक्रमादित्य ने एक सौर घड़ी बनाई हुई है। सोच के देखिए कि जिस समय घड़ी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय राजा विक्रमादित्य ने सूर्य की परछाई के अकॉर्डिंग मिनट, सेकंड और घंटे तक उस घड़ी से हम आज भी, आज 2022 में भी हम लोग देख सकते हैं। तो उस समय वो, उनका दिमाग कितना ज्यादा, मतलब हाईटेक बोल सकती हूँ, अगर जो हम, चूंकि गूगल के जमाने में, इसलिए हाईटेक शब्द बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। देन अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें ये भी देखना चाहिए कि ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन पंचांग है क्या, कैसे उसको देखा जाता है, उसमें क्या क्या होता है। अब ये तो हमने बता दिया कि भाई राजा विक्रमादित्य ने लाया और सब कुछ। एंड इम्पोर्टेंट चीज सोचने की ये भी है कि अगर हम देखें हमारे जो हमारे ग्रहण होते हैं, जो पूर्णमासी या अमावस्या पे आते हैं, या अमावस्या किस दिन आती है, जिस दिन वो तिथि क्षय हो रही है, या बहुत सारी चीजें हो रही है, उसको हम देखते कैसे हैं? अगर हम नासा से देखें, इसरो से देखें, तो वो लोग हमें एक, जो भी उनका कैलकुलेशन होता होगा वैज्ञानिकों का, हमारे उन उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। लेकिन हमारे पंचांग में, जो कि मात्र 50 या 100 रुपए का आता होगा, और उसमें ये सारी चीजें पूरे साल भर की लिखी रहती है कि कौन सा ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन सी राशि में किस दिन किस समय गोचर करेगा, जिसको हम ट्रांजिट बोलते हैं। तो पंचांग में सिर्फ यही चीज नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप थोड़ा सा पढ़ के जरूर देखिए। एंड मेरा तो निवेदन है आप सभी से कि अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो गूगल के जमाने की जनरेशन है, तो वो 84 तो समझती है, लेकिन जैसे ही हम उनको बोलते हैं 84, या हम उनको 52 बोलेंगे, वो बोलेंगे यार। बट जैसे ही हम उनको बोलेंगे 52, नहीं समझ आता है उनको, क्योंकि हमारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का इतना ज्यादा प्रभाव है कि हम उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। एंड मेरा तो मानना है, एंड मैं तो इस चीज को फॉलो भी करती हूँ, कि हिंदू, जो हमारी हिंदू सभ्यता है, जो हमारा धार्मिक रीति रिवाज है, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, उसका बहुत प्रभाव है। हर चीज का एक अपना इम्पोर्टेंस है। खैर ये तो बहुत डिफरेंट टॉपिक हो गया हमारा। हम जो मेन हमारा आज का टॉपिक है पंचांग, उसके ऊपर चलते हैं। तो पंचांग शब्द अगर आप देखें, तो पंचांग शब्द से ही हमें पता चलता है कि 5 अंग से मिलकर बना गया। अगर हम उस पंचांग का संधि विच्छेद करें
तो 5 अंग से मिलकर जो चीज बनी उसको पंचांग बोलते हैं। अब वो 5 चीजें क्या है? तो 5 चीजें जो है वो हमारी होती है तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। ये हमारी 5 चीजें हैं जिनसे मिलकर हमारा पंचांग बना है। तो ये हुई हमारी 5 चीजें। अब इनको कैसे देखते हैं? क्या तिथि क्या होती है, नक्षत्र क्या होते हैं, योग क्या है, करण क्या है, ये सारी चीजें है क्या। अब अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि अब आज हम इसी टॉपिक पे बात करने आए हैं, तो इसको डिटेल में, लेकिन खूब ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हमें थोड़ा बताना चाहिए और मैं बताना भी चाहूंगी आप लोगों को। अगर हम तिथि के बारे में बात करें, तो तिथि जो है, अब आपको पता है कि पूरा एक साल होता है, उसमें महीने होते हैं, उसमें दिन होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन हमें तिथि नहीं पता है, क्योंकि आज भी हम लोग बोलते हैं आज हमारे यहाँ 3 जनवरी है, या आज हमारे यहाँ 25 है, या 25 तारीख है, हम ये तो बोल लेते हैं। लेकिन हम तिथि का प्रयोग नहीं करते कि आज कौन सी तिथि है। तिथि का प्रयोग किस दिन करते हैं? कि हाँ, करवा चतुर्थी आ रही है, तो जो टीवी में और इतने सारे होते हैं उसके लिए फेस्टिवल जो आजकल इंस्टा गूगल इन पे चलते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग तिथि वो सुनते हैं। लेकिन क्या शुक्ल पक्ष क्या है, चंद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष क्या है, हमें वो भी समझना चाहिए। तो हमारा हर महीना जो है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसके पहले थोड़ा सा बताऊंगी कि तिथि का डेरिवेशन कैसे होता है। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। हमारे जो सारे ही नक्षत्र ग्रह हैं वो 360 डिग्री पे चलते हैं। उसी प्रकार सूर्य और चंद्र भी 360 डिग्री चलते हैं, उसको भा चक्र बोला जाता है। अब सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो दोनों में डिफरेंस बढ़ते जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा में जब 12 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, मतलब सूर्य अगर 0 डिग्री पे है और चंद्र 12 डिग्री पर है, तो वो प्रथमा तिथि कहलाती है। देन सूर्य और चंद्रमा में 0 से 24 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, वो द्वितीय तिथि हो जाती है। 0 से 36 डिग्री, 36 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, वो तृतीय तिथि हो जाती है। और इसी प्रकार हम 12-12 प्लस करते जाएंगे और तिथियों को आगे बढ़ाते जाते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से आमने सामने आ जाते हैं, मतलब 180 डिग्री, क्योंकि हमने 360 डिग्री का पूरा भवचक्र बना, तो जब 180 डिग्री पे आमने सामने आ जाते हैं, उस दिन हमारी पूर्णमासी आती है। और जिस दिन दोनों साथ में आ जाते हैं, उस दिन हमारी अमावस्या आती है। तो अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो समय है, मैं फिर से रिपीट करूंगी, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो समय है उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, जिसको उजली रात भी बोला जाता है कई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लैंग्वेज में। और पूर्णिमा से अमावस्या का तक का जो समय रहता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो जो तिथियां होती है, अब हम वापस से तिथि पे आ जाते हैं, थोड़ा सा हम तिथियां जो होती है वो हमारी एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। दशमी के बाद में हम लोग बोलते हैं 11 या एकादशी। फिर उसके बाद बोलते हैं 12 या द्वादशी। देन उसके बाद में कई लोग बोलते हैं उसको 13 या फिर त्रयोदशी। देन उसके बाद में 14 एंड वन लास्ट जो 15th डे है, क्योंकि हमने 30 दिनों को 2 भागों में बांटा, तो जो 15th डे होता है उसमें एक बार अमावस्या आती है और एक बार पूर्णिमा आती है। वो हमने आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अकॉर्डिंग बताया। तो ये तो बात हुई हमारी तिथि के बारे में। लेकिन तिथियां भी, अब हमने देखा कि भाई तिथि ये होती, हमने समझ गए। लेकिन ये तिथि क्या सारी ही अच्छी होती है? क्या सारी ही तिथि में सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो तिथियां रहती है वो भी 5 प्रकार की थी। अभी देखिए हम कितना माइक्रो लेवल पे जाते जा रहे हैं। पहले हमने पंचांग के 5 भाग करे, उसमें एक था तिथि। उस तिथि को हमने 5 भागों में बांटा, और वो 5 भाग जो है वो हमारी होती है नंदा, पहली। देन दूसरी होती है हमारी भद्रा। देन हमारी तीसरी होती है जया तिथि, है ना, नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि। चौथी होती है हमारी रिक्ता तिथि, और 5वीं होती है हमारी पूर्ण तिथि। अब ये तिथि कैसे पता चलेगा कौन सी तिथि कौन सी है? तो हमारी जो प्रथमा, षष्ठी और एकादशी, ये तिथि जो होती है वो हमारी नंदा तिथि होती है। नंदा तिथि में जो अंतिम 24 मिनट, क्योंकि अगर हम शास्त्रों में पढ़ेंगे तो उसमें एक घटी लिखा हुआ है। तो घटी तो आजकल के जमाने में हम कोई समझ नहीं पाते हैं, या एक नॉर्मल लैंग्वेज में, चूंकि हम बोलते नहीं है तो हमें उसकी आदत है, इसलिए हमने उसको कैलकुलेशन करके आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि वो 24 मिनट, जो अंतिम 24 मिनट होते हैं, इसमें कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम ये तिथि को वर्जित मानते हैं।
देन हमारी दूसरी तिथि आती है, वो होती है हमारी भद्रा तिथि। देखिए पहली हमने बताई नंदा तिथि और अब दूसरी होती है हमारी भद्रा तिथि। तो भद्रा तिथि जो होती है वो द्वितीया, षष्ठी और द्वादशी मतलब बारस, जिसको आप लोग बोलते हैं बारस। इसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी नए कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी का काम है, मुकदमे का काम है, हॉस्पिटल का काम है, आपको कोई व्रत पूजा दान यज्ञ हवन आदि प्रकार के कुछ कार्य करना है, उसके लिए तिथि उत्तम मानी गई है, वो आप बिना किसी से कुछ भी कर सकते हैं। देन उसके लेकिन भद्रा तिथि में एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि जैसे आप लोगों ने अगर सुना होगा, तो वैसे तो भद्रा तिथि किसी के नाम सुनने में आता नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता है कि भद्रा लग गई है इतने से इतने बजे तक, क्योंकि सब समय का अलग अलग है। तो उस दिन वो तिथि लगी है, और ये समय से ये समय तक बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र ना बांधे। इस एक सेंटेंस से आप समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब वो जो भद्रा काल है, वो जो भद्रा का समय है, क्योंकि हमने तो अभी पूरी तिथि की बात करी, लेकिन वो अगर इतने से समय के लिए भी आती है तो भी वो अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये जो रक्षा सूत्र है वो बहनें अपने भाइयों की रक्षा के प्रेयर के लिए बांधती है। जब उसको वो बांधने का मना करा, इसका मतलब वो पूरा दिन भी अच्छा नहीं होता है। देन तीसरी हमारी जो तिथि होती है वो होती है हमारी जया तिथि। जया तिथि जो होती है वो हमारी होती है तृतीया, अष्टमी एंड तेरस, जिसको हम बोलते हैं त्रयोदशी। ये तीन तिथियों को हम लोग भद्रा तिथि सॉरी जया तिथि बोलते हैं। एंड इसमें किसी भी प्रकार के कलात्मक कार्य, नृत्य गायन एंड जो भी आपकी जो भी कलात्मक कार्य आप सोच सकते हैं या करना चाहते हैं, उस दिन उस तिथि के दिन ये कार्य आप आराम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए ये तिथि बहुत अच्छी मानी गई है। देन चौथी आती है हमारी रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि होती है हमारी चतुर्थी, नवमी और चौदस। ये जो तिथि होती है हमारी रिक्ता तिथि कहलाती है। इसमें हमें कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, नए कार्य, कोई नया वाहन खरीदना, किसी भी प्रकार का कुछ भी अच्छा जो हमारी लाइफ में हमें हैप्पीनेस देता है, उससे संबंधित हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नाम से ही समझोगे तो रिक्ता, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ रिक्त है, कुछ खालीपन है, तो हमें वो कार्य उस दिन नहीं करने चाहिए। लेकिन व्रत पूजा दान हवन, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से वो काम उस दिन कर सकते हैं। देन अंतिम तिथि में जो होता है वो है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि होती है पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या, क्योंकि हमने आपको बताया कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अकॉर्डिंग पूर्णिमा और अमावस्या आती है। तो अमावस्या के दिन तो हम सभी शुभ कार्य निषेध ही करते हैं, लेकिन जो पूर्णिमा, पंचमी और दशमी की तिथि होती है, उसमें हमें जो अंतिम 24 मिनट है उसको छोड़कर पूरा दिन हमारे लिए शुभ होता है। अंतिम 24 मिनट तक कह सकते हो, या अंतिम 24 मिनट जब वो तिथि चेंज होने वाली रहती है, उसमें जो 24 मिनट बचते हैं, उसमें कोई भी शुभ कार्य हम वर्जित मानते हैं या हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ी हमारी तिथियों के बारे में बात। तो ये हमारा पंचांग का एक अंग था। लेकिन अब पंचांग का दूसरा अंग जो है वो होता है वार। वार जैसे अगर आपने सुना हो तो आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे एंड ऑल इज ऐसे। लेकिन एक्चुअल उनका नाम जो है, उसका मीनिंग समझाने के हिसाब से मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगी, वो उसी से आप समझ पाएंगे और ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये जो वार है इनके वारेश होते हैं। जैसे अगर हम देखें रविवार, तो रविवार के वारेश जो है वो हम कहलाते हैं, वो हमारे लिए कहलाते हैं सूर्यदेव। फिर उसके बाद आता है सोमवार, उसके लिए हम मानते हैं चंद्रदेव। देन उसके बाद मंगलवार, मंगलवार के लिए मंगल, ये ग्रहों से जुड़े हुए हैं। देन फिर बुधवार के लिए बुध, गुरुवार या बृहस्पतिवार के लिए गुरु, शुक्रवार के लिए शुक्र, शनिवार के लिए शनि। तो इसी प्रकार ये तो हुई हमारे वार की बात। अब इनको हम तिथि से जोड़ के बताते हैं कि जब हमारी प्रथमा तिथि होती है तो वो उसके लिए हम सोमवार बताते हैं। ठीक। देन उसके बाद में जब हमारी द्वितीय तृतीया सॉरी रविवार बताते हैं, देन द्वितीय तृतीय तिथि जो होती है उसके लिए हम सोमवार बताते हैं। तृतीय तिथि जो होती है उसके लिए मंगलवार बताते हैं। चतुर्थी के लिए हम गुरुवार, बुधवार, पंचमी के लिए गुरुवार,
षष्ठी के लिए शुक्रवार, सप्तमी के लिए शनिवार और अष्टमी के लिए क्योंकि हमारे राहु केतु जो कि हमारे छाया ग्रह हैं, हम उनके लिए वो तिथि माने जाते हैं। तो इसी प्रकार देन फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं कि अष्टमी के बाद वापस से वही सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंड राहु केतु, इस प्रकार हमारे ये सारी तिथियां जुड़ी हुई है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस कितना है कि अगर आप देखिए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी के पास आप जाते हैं जिनके ऊपर भी आपको फेथ है या जिनसे आप सालों से किसी भी प्रकार का सजेशन लेते आए हैं, तो आपको कोई भी कार्य करने से पहले वो स्पेशली बोलते हैं ये कार्य आप सोमवार के दिन करना, ये कार्य आप तृतीया तिथि के दिन करना, या अष्टमी के दिन करना, या पंचमी के दिन करना, या गुरुवार के दिन करना। क्या मीनिंग है उसका? उसका मीनिंग ये है कि हर वार एक ग्रह से जुड़ा हुआ है, और जिस ग्रह की रेमेडी हमें करानी है, हमें उस ग्रह को अच्छा करना है या कमजोर करना है। उस ग्रह की जब हमें रेमेडी करनी है तो हम उस ग्रह की तिथि या वार से संबंधित आपको डे बताते हैं या तिथि बताते हैं। अब तिथि क्या है याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है कैलेंडर में या पंचांग देखने की। लेकिन हमें ये याद है कि मंडे है तो हम ठीक है उसको सोमवार काउंट कर लेंगे, या बैक ऑफ द माइंड हम उसको सोच सकते हैं कि उन्होंने हमें सोमवार बोला हुआ है। इसलिए तिथि और वार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देन ये तो हुई हमारी तिथि और वार के बारे में बातें।